बम गिराया 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, लिटिल बॉय नाम का बम 15 टन का क्या जापान के हिरोशिमा पर गिराया था। बम गिराकर क्या करके बच्चों, बम गिराकर क्या कर दिया, धूल माटी कर दिया। इन्हीं बातों को लेकर ये जो अमेरिका है, इन्हीं बातों को लेकर अमेरिका और रूस दोनों में मनमुटाव हो गया। दोनों जो दोस्त था, एक खला स्टार्ट हुआ था, शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और शीत युद्ध का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक, 1945 से 1991 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1945 से 1991 ईस्वी में। अब यहाँ जय हिंद योद्धा। तो कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग दो ध्रुवीयता का अंत पाठ को देखने वाले हैं, यानी चैप्टर को देखने वाले हैं, और ये चैप्टर नंबर 2 है। और इससे पहले हम वन शॉट सीरीज में पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर पढ़ा चुके हैं माय डियर। आज हम लोग दो ध्रुवीयता का अंत का वन शॉट करने वाले हैं। एक नजर सब कवर माय डियर आज के क्लास में ही करने वाले हैं। तो फटाफट हम लोग देखेंगे दो ध्रुवीयता का अंत क्या है। इस वन शॉट सीरीज के माध्यम से हम आपको बहुत सारे चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि यहां पर आप यहां पे देख सकते हैं कि दो ध्रुवीयता का अंत। अब दो ध्रुवीयता का अंत को समझने के लिए थोड़ा सा इसके विषय में आपको जानकारी लेना होगा, ठीक है, क्योंकि इसके जो शीत युद्ध का दौर जो पहला चैप्टर है उससे ये चैप्टर क्या है, रिलेटेड है। और इसलिए आपको थोड़ा सा उन चैप्टर को, यदि जो बच्चे नहीं पढ़े उनको दिक्कत होगा, और उन दिक्कतों को हम नहीं चाहते हैं कि बहुत बड़ा सा वो दिक्कत बन जाए। इसलिए थोड़ा सा हम क्या आपको थोड़ा सा इसके विषय में बताना चाहते हैं, आखिर दो ध्रुवीयता का अंत है क्या। तो माय डियर समझिएगा, दो ध्रुवीयता का अंत में हुआ क्या कि सबसे पहले आप समझ सकते हैं दो ध्रुवीयता, और जो दो ध्रुव था, एक ध्रुव का नाम क्या है समझिएगा माय डियर। एक ध्रुव का नाम है यूएसए, ठीक है, यूएसए। और दूसरा ध्रुव का नाम है, दूसरा की यदि हम बात करते हैं, दूसरा का नाम है मतलब यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर। इसको हम लोग शॉर्टकट में कह सकते हैं माय डियर, इसको आप कह सकते हैं क्या, इसको कह सकते हैं संयुक्त राज्य। क्या, संयुक्त, ध्यान दीजिएगा इसको माय डियर, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। थोड़ा सा माय डियर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसको हम लोग कहेंगे सोवियत संघ रूस। क्या, सोवियत संघ रूस। अब देखिए ये दो ध्रुव था, ये दो महाशक्तिशाली था, ठीक है, और इन दोनों का अंत के विषय हम जानते हैं। और जो है यह अंत हुआ तो हुआ कैसे, पहले एक चीजों को समझने की प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले माय डियर ये चीजों को समझिएगा। सबसे पहले ये द्वितीय विश्व युद्ध, क्या, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, विश्व युद्ध। जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो कब से कब तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में हम जानते हैं कि 1939 से 1945 ईस्वी तक हुआ था। और इस समय जो दो गुट थे, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र एक क्या था, मित्र राष्ट्र, और दूसरा क्या था, धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र समझिएगा माय डियर, क्या क्या, मित्र राष्ट्र, एक ये जो दो ध्रुव था, एक का नाम था मित्र राष्ट्र, क्या, मित्र राष्ट्र, और एक का नाम था धुरी राष्ट्र, क्या, धुरी राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से कंट्री आते थे, मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से कंट्री आते थे। ये जो आप मित्र राष्ट्र देख रहे हैं, इस मित्र राष्ट्र के तहत ही अमेरिका और रूस आया करते थे, ठीक है, अमेरिका, रूस, फ्रांस शायद हो सकता है यहां पे नहीं दिख पा रहा होगा आपको। तो ये जो है अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, ये सब आते थे। यहीं पे यदि हम बात करते हैं धुरी राष्ट्र के बारे में बात करेंगे, तो धुरी राष्ट्र में क्या, धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ठीक है, इटली और जापान, ठीक है, जापान। अब
देखिए एक ही खेमे के मित्र राष्ट्र में ही आपके अमेरिका ये देख सकते हैं ना, मित्र राष्ट्र में ही अमेरिका और रूस थे। लेकिन बाद में 1945 के बाद भाई साहब ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, ऐसा क्या हुआ था कि दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो यहां पर देखिएगा, ये जो आप जापान देख रहे हैं, ये जो जापान देख रहे हैं, इस जापान पर क्या अमेरिका यानी मित्र राष्ट्र में से जो अमेरिका था, अमेरिका ने क्या किया, जापान पे बम गिराया 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, लिटिल बुआ नाम का बम 15 टन का क्या जापान के हिरोशिमा पर गिराया था। और अमेरिका दूसरा बम जो है नागासाकी पर फैटमैन नाम का 21 टन का बम था, यह बम को गिराया था कब, 9 अगस्त 1945 को। अमेरिका का यह सोच था कि बम गिरा दें और क्या हो जाए, फटाक से ये क्या हो जाए, युद्ध समाप्त हो जाए, ऐसा अमेरिका कहा था। लेकिन यह बात नहीं थी, अंदरूनी बात यह थी कि अमेरिका चाहता था कि मेरा दबदबा एकदम बरकरार रहे, मेरा क्या दबदबा बरकरार रहे। लेकिन रूस को बड़ी खराब लगा। ठीक है भाई साहब, रूस को यह चीज बड़ी खराब लगा। जितना दिक्कत ये जापान भाई साहब को नहीं हुआ, उतना दिक्कत किनको हो गया, रूस को हो गया। क्योंकि रूस का जो बढ़ती एशिया में दबदबाव था, उस दबदबाव को धूल माटी कर दिया। कौन कर दिया, अमेरिका। क्या करके, तो बम गिराकर। क्या करके बच्चों, बम गिराकर क्या कर दिया, धूल माटी कर दिया। इन्हीं बातों को लेकर ये जो अमेरिका है, इन्हीं बातों को लेकर अमेरिका और रूस दोनों में मनमुटाव हो गया। दोनों जो दोस्त था एक थाली में खाने वाला, अब दोनों क्या दोस्त दुश्मनी बदल गया। कहा अरे तुम जो है ना, ये सब नहीं चलेगा तुम्हारा, तुम चाहते हो हम दबदबा बना ले। रूस कह रहा था अमेरिका वाले को, अमेरिका कहा ठीक देख लेंगे। मतलब अब यहां से दोनों क्या हो गया, विवाद हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध अंत होने के जस्ट बाद आपको पता होनी चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध अंत होने के जस्ट बाद क्या स्टार्ट हुआ था माय डियर, तो स्टार्ट हुआ था शीत युद्ध। क्या स्टार्ट हुआ था, शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और शीत युद्ध का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक, 1945 से 1991 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1945 से 1991 ईस्वी में। अब यहां पर जो है 1945 से 1991 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध, ये क्या शीत युद्ध हुआ था। तो 1991 में इन टाइम ड्यूरेशन के साथ ही हम आपको बताएंगे बर्लिन की दीवार। क्या, बर्लिन की दीवार। ठीक है, बर्लिन का जो दीवार था, एक तरफ पूंजीवादी लोग रहते थे, एक तरफ समाजवादी लोग रहते थे। पूंजीवादी लोग और समाजवादी, जैसे कि जो है अगर हम बात करते हैं पूर्वी और पश्चिमी, तो पूर्वी पश्चिमी बर्लिन को हम आगे जाकर क्लास में आज पढ़ने वाले हैं। और लेकिन एक 1951 में एक छोटा सा घटना हुआ, जो यूएसएसआर सोवियत संघ 15 कंट्री मिलकर बना था। कौन बना था, 15 कंट्री मिलकर क्या नाम रखा गया था, यूएसएसआर सोवियत संघ रूस। और उसमें से रूस सबसे बड़ा था, इसलिए भाई साहब सोवियत संघ के साथ रूस लग गया। ठीक है, सोवियत संघ के साथ क्या लग गया, रूस लग गया। ठीक है, तो यहां पर 1991 में एक घटना घटित हुआ और उस घटना के तहत माय डियर जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ का 15 देशों का जो समूह था सोवियत संघ, उसका क्या हुआ, विघटन हो गया। उसका क्या हो गया, विघटन हो गया। और विघटन क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो अब देखो दो ध्रुव था, एक ध्रुवता का अंत हो गया, मतलब दो ध्रुवता था, तो यहां पर क्या हुआ, यूएसएसआर का अंत हुआ, दो ध्रुवता का क्या हुआ, अंत हुआ। अब दो ध्रुवता का अंत होकर मात्र कितना बचा, एक बचा, जो अमेरिका। और ये तीसरा चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे अमेरिकी वर्चस्व। क्या, अमेरिकी वर्चस्व। तो आइए इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं। क्या था दो ध्रुवता, यहां पर समझ गए ना कि ये छोटा सा कहानी अगर आपको बताए तो इससे पता चल पाया कि क्या ये चैप्टर है, कहां से ये चैप्टर शुरू हुआ, आखिर क्यों शुरू हुआ। तो आइए अब इस चैप्टर में हम लोग समझते हैं दो ध्रुवता का अंत कैसे हुआ। ठीक है, क्या अंत होने का कारण था, सोवियत संघ विघटन क्यों हुआ, सोवियत संघ में जो देश थे, कौन कौन से देश थे, और उनको ऐसा क्या जरूरत पड़ गया जो उन्हें क्या होना पड़ा, विखंडित होना पड़ा, समूह से हटना पड़ा। ठीक है डियर, समूह से क्या हटना पड़ा। तो चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं।
तो अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 2, दो ध्रुवता का अंत। क्या? दो ध्रुवता का अंत हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, दो ध्रुवता का अंत हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दो ध्रुवता का अंत हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए समझते हैं, समझिएगा। कहते हैं 1991 में सोवियत संघ के विखंडन के साथ ही अनेक समाजवादी देश जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, उसके बाद यूगोस्लाविया, ठीक है, अल्बानिया, साम्यवादी व्यवस्था चरमरा गई। मतलब ये जितने भी कंट्री देख सकते हैं, पोलैंड आप देख सकते हैं, जितने भी कंट्री है, कौन कौन से कंट्री है भाई साहब, तो ये जो है आपका पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, ठीक है, बुल्गारिया हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, उसके बाद यूगोस्लाविया हो गया, अल्बानिया हो गया। ऐसे ही बहुत सारे कंट्री मिलकर, मतलब बहुत सारे, ऐसे ही 15 कंट्री मिलकर यूएसएसआर बना था। क्या बना था? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस बना था। क्या करा कि ये साम्यवादी व्यवस्था वाले लोग थे और ये चरमरा गए। चरमरा मतलब विघटन हो गया। क्या हो गया? विघटन, टूट गया। तो इसी को हम लोग कहेंगे सोवियत संघ का विघटन। क्या? सोवियत संघ का विघटन। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे कहते हैं पूर्वी जर्मनी का पश्चिमी जर्मनी से मिलन हो गया। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी जो अलग था, एक चाह रहा था क्या, जो पूर्वी जर्मनी वाले हैं वो समाजवादी टाइप के लोग थे, लेकिन पश्चिमी जर्मनी के लोग क्या, पूंजीवादी टाइप के लोग थे। तो समझिए कि जर्मनी इस प्रकार से, जर्मनी आगे भी आपको पढ़ाएंगे, ये जर्मनी है और एक तरफ जो है पूंजीवादी हो गया, एक तरफ क्या हो गया, पूंजीवादी लोग, और एक तरफ क्या हो गया, समाजवादी लोग। क्या? साम्यवादी या समाजवादी लोग। और ये बीच में क्या, बर्लिन की दीवार है, जिसकी लंबाई कितना, 150 किलोमीटर है। कितना है बच्चों? 150 किलोमीटर है। तो आगे चलकर हम अभी बर्लिन की दीवार को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या था बर्लिन की दीवार, क्या था बर्लिन की दीवार। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान देखते हैं। अब आगे समझने की प्रयास कीजिएगा। कहते हैं सन 1991 में सोवियत संघ यूएसएसआर, सोवियत संघ यूएसएसआर, कहते हैं यूएसएसआर का विघटन हो गया और इस प्रकार से दो ध्रुवता का क्या हुआ, अंत हुआ। मतलब सिंपल कह सकते हैं सोवियत संघ का विघटन ही दो ध्रुवता का अंत कहलाता है। क्या? सोवियत संघ के विघटन ही दो ध्रुवता का अंत कहलाता है डियर। ठीक है, समझ में आ रहा ना? कोई यस गुरुजी, समझ में आ रहा है। अब विश्व में एकमात्र महाशक्ति बचा, और वो कौन सा महाशक्ति बचा? वो अमेरिका बचा। क्या बचा? अमेरिका, यूएसए बचा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका बचा। सोवियत संघ रूस का विघटन होने के बाद एकमात्र बचा कौन? महाशक्ति अमेरिका बचा। करा विश्व एक ध्रुवीय हो गया भाई साहब। अब दो ध्रुवीय से विश्व क्या हो गया? एक ध्रुवीय हो गया। दो ध्रुवीय से विश्व क्या हो गया? एक ध्रुवीय हो गया। और अभी हम आपको चर्चा कर रहे थे किसके विषय में? बर्लिन की दीवार के विषय में। तो ये देखिए आपकी बर्लिन की क्या है? दीवार है। इसको आप कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आप कह सकते हैं पूंजी। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं पूंजीवादी सोच वाले लोग थे। ठीक है, और ये क्या थे? आपके समाज या साम्यवादी वाले लोग। क्या? ध्यान दीजिएगा, साम्यवादी के सोच के लोग थे। ठीक है, इस तरफ भाई साहब, इस तरफ यदि हम बात करते हैं तो इस तरफ यहां पर आप बात कर लीजिए, ये हो गया आपका रूस। ठीक है, और ये आपका हो गया अमेरिका। ठीक है, अमेरिका मतलब ये पूंजीवादी लोग, मतलब ये बर्लिन ही है। तो ये पूंजीवादी जो अमेरिका इसके सपोर्टर थे और रूस क्या थे? इसके सपोर्टर थे। तो यहां पर पूंजीवादी और समाजवादी, और ये बर्लिन जो है, ये दीवार को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। कब तोड़ दिया गया भाई साहब? तो 1989 ईस्वी में इस दीवार क्या हुआ? दीवार को जनताओं के द्वारा तोड़कर, और बर्लिन क्या हुआ? बर्लिन का एकीकरण हो गया। क्या? जर्मनी का एकीकरण हो गया। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिएगा। कहते हैं बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच का विभाजन का प्रतीक था। विभाजन का क्या था? प्रतीक। ये दीवार विभाजन का प्रतीक था। किसके विभाजन के? पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच का विभाजन का प्रतीक था। भाई साहब तुम इधर इस दीवार के इस तरफ आ जाओ, तुम पूंजीवादी के समर्थन हो गए, दीवार के इस तरफ आ जाओ, साम्यवादी के समर्थन हो गए। ठीक है, कहिएगा सर क्या दीवार छरपने से ही साम्यवादी पूंजीवादी खत्म? ऐसा नहीं है, और भी पढ़ो। ठीक है, आइए 1961 में बनी यह दीवार
पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। जो पश्चिमी बर्लिन थी, पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन को पश्चिमी बर्लिन से अलग करती थी। और यह दीवार बना कब? दीवार बना 1961 ईस्वी में। कब बना? 1961 ईस्वी में। दीवार खत्म कब हुआ भाई साहब? तो दीवार खत्म हुआ 1989 ईस्वी में। 89 ईस्वी में दीवार की लंबाई कितनी थी? 150 किलोमीटर। दीवार की लंबाई कितनी थी? 150 किलोमीटर थी। अब देखिए आगे समझने की प्रयास कीजिएगा। कहा कि 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक चली। यह भी ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है। कितने वर्षों तक बर्लिन की दीवार खड़ी रही थी? 28 वर्षों तक। कितने वर्षों तक बच्चों? 28 वर्षों तक बर्लिन की दीवारें खड़ी रही थी। ठीक है, आगे जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया था। जनता ने 9 नवंबर 1989 ईस्वी को इसे क्या कर दिया? तोड़ दिया और एकीकरण हो गया। क्या हो गया? एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण हुआ। करा यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमों की समाप्ति की शुरुआत थी। जर्मनी के एकीकरण हो गया और साम्यवादी खेमों की समाप्ति की क्या थी? शुरुआत थी। अब देखिए सोवियत प्रणाली थी उनकी विशेषता को जानेंगे। क्या? सोवियत जो प्रणाली थी, यूएसएसआर जो थी, उनकी क्या क्या विशेषताएं थे? उनकी क्या क्या विशेषताएं थे? वो जनता को किस प्रकार से, किस नजर से देखना पसंद करते थे? आइए हम लोग उनके विशेषता को पढ़ते हैं। तो माय डियर, सबसे पहले जो सोवियत प्रणाली के लोग थे वह पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते थे, समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थे। मतलब जो सोवियत प्रणाली की विशेषता यह था कि सोवियत प्रणाली की विशेषता था कि पूंजीवादों का घोर विरोध। तुम पूंजीवादी है, ढिसुम ढिसुम ढिसुम, मतलब पूंजीवादी का घोर विरोध करना और समाजवादी का समर्थन करना। एक साथ नहीं, सबका साथ सबका विकास वाले मार्ग पे चलने वाले थे। कौन? यूएसएसआर। क्या? यूएसएसआर। आगे देखिए दूसरा कहता है सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। सोवियत प्रणाली में क्या? पंचवर्षीय योजना टाइप का था। 5 वर्ष के लिए अभी सोच लीजिए 5 वर्ष में क्या क्या करना है। ऐसे प्रणाली के सोवियत यानी साम्यवादी सोच के लोग थे। आगे ध्यान दीजिएगा, ये कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी का दबदबा था। यहां क्या? कम्युनिस्ट पार्टी, वन आर्मी मतलब यहाँ पे वन पार्टी है। ठीक है, वन पार्टी मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही था और दूसरा कोई पार्टी विरोधी का मतलब ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी था। ठीक है, एक तरफा जीत भाई साहब। ठीक है, वोट दो या ना दो, जीत तो पक्की है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, कहते हैं न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध थी। न्यूनतम स्तर की सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सबको उपलब्ध कराया गया था सरकारों के द्वारा। देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था में साम्यवादी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा कुछ दिक्कतें हैं, कुछ निगेटिव है और बहुत सारे पॉजिटिव है। जैसे निगेटिव ये है कि वहां क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का तनख्वाह, हमारी तनख्वाह 2 लाख रुपया है। ठीक है, तो अब मान लिया जाए कि हमें जरूरत है मात्र उसमें से 20,000 की, तो 1,80,000 रुपया सरकार हमसे छीन लेगी, कहेगी हटिए आप लाइए 1,80,000 रुपया। और वो जो गरीब है, जो मजदूर है, जो नहीं कमाता धमाता है, भूखे प्यासे, उसको सबको क्या करेगा? बांट देगा। तो ऐसे में क्या होगा? जो काम करने वाला लोग है वो भी काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। क्योंकि सरकार तो भाई साहब आपको खाने के लिए, रहने के लिए घर बंगला सारा कुछ तो दे ही रही है, तो फिर कमाने का क्या जरूरत है? तो खैर उन बातों को छोड़िए, कुछ बुराई तो है लेकिन अच्छाई ही है। ठीक है, तो यहां पर क्या? न्यूनतम जीवन स्तर की जो सुविधा है सभी नागरिकों को उपलब्ध कराना था। क्या? यूएसएसआर का ये सोच था। उसके बाद बेरोजगारी नहीं थी। यहां पर क्या? बेरोजगारी नहीं थी, सबके लिए क्या काम धंधा था वहां पर भाई साहब। अब बेरोजगार नहीं रहोगे, सबको कुछ ना कुछ काम मिलेगा। सबको क्या? कुछ ना कुछ काम मिलेगा। उसके बाद उन्नत संचार प्रणाली थी, मतलब रोड सब क्या? चकाचक। हेलो कौन मतलब जो फोन बातचीत करने की बात है, संचार है, संचार सोवियत प्रणाली में संचार व्यवस्था चकाचक था भाई साहब। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम खूब चलाइए। उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, करा कि मिलिकियत का प्रमुख रूप राज्य का वास्तविक स्वामित्व, मतलब राज्य का जो है ना वास्तविक स्वामित्व राज्य के सरकार हुआ करते थे। मतलब राज्य का, सरकार ही राज्य का वास्तविक मालिक हुआ करते थे। आगे ध्यान दीजिएगा, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता था। उत्पादन का जो भी साधन, मतलब जो भी
फैक्ट्री चलता था, उन सब फैक्ट्री का मालिक, जो भी फैक्ट्री से उत्पादित वस्तु होता था, उन सब का मालिक कौन? सरकार हुआ करता था। कौन होता था बच्चों? सरकार हुआ करता था। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग दूसरी दुनिया जानेंगे। देखिए दूसरी दुनिया किसे कहा गया है, पहले ये समझ लीजिएगा। ये जो दूसरी दुनिया आप देख पा रहे हो ना, दूसरी दुनिया जो माय डियर देख पा रहे हो, तो दूसरी दुनिया कहा गया है यूएसयू। ध्यान दीजिएगा, यानी कह सकते हैं दूसरी दुनिया किसे कहा गया था, तो यूएसएसआर को दूसरी दुनिया कहा गया था। और यदि हम यहां पर बात करते हैं पहली दुनिया की बात कर लेते हैं, पहली दुनिया, तो यूएसए को पहली दुनिया कहा गया था। याद रखिएगा, यूएसए को पहली दुनिया और दूसरी दुनिया यूएसएसआर को कहा गया था, सोवियत संघ रूस को कहा गया था, पहली दुनिया संयुक्त राज्य अमेरिका कहा गया था, और तीसरी दुनिया के अंतर्गत भारत आता है। क्या भारत तीसरी दुनिया के अंतर्गत आता है? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, 100% बच्चों जवाब दे दीजिएगा, ठीक है, 100% जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, कहते हैं पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला। ध्यान दीजिएगा, समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया था। इन समाजवादी देशों को ही दूसरी दुनिया की संज्ञा दी गई थी। मतलब जो पूर्वी यूरोप था, ये मतलब समझिए ये क्या है, यूरोप है। इसको दो भाग में बांट दीजिए, एक आपका क्या हो गया, एक आपका ध्यान जगह, एक आपका पूर्वी यूरोप हो गया, क्या पूर्वी यूरोप हो गया, और एक आपका क्या हो गया, पश्चिमी यूरोप हो गया, पश्चिमी यूरोप हो गया, ठीक है, पश्चिमी यूरोप हो गया। ये जो पूर्वी यूरोप था, इसी पूर्वी यूरोप को क्या कहा गया भाई साहब, यूएसएसआर कहा गया। क्या यूएसएसआर कहा गया, इसी बातों को बताया जा रहा है। चलिए, पूर्वी यूरोप के देशों को साम्यवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। इन साम्यवादी देशों को ही दूसरी दुनिया का संज्ञा दी गई थी। क्या दूसरी दुनिया की संज्ञा दी गई थी। जितना भी मान समझ लीजिए कि ये क्या है ना, ये सब कंट्री है, ये सब कंट्री है, ये सब क्या है, कंट्री है। तो इन्हीं सब कंट्री को दूसरी दुनिया को उपाधि दी गई थी, यानी यूएसएसआर की उपाधि दी गई थी। अब आगे ध्यान दीजिएगा, कहते हैं मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, ठीक है। और मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। यह भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बने थे, मिखाइल गोर्बाचेव। और महासचिव का मतलब सब कुछ, सारा कुछ A to Z का मालिक भाई साहब मिखाइल गोर्बाचेव महोदय को ही बनाया गया था। अब आगे देखिएगा, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को पश्चिमी देशों के बराबर लाने के लिए सुधारों का प्रयास किया था। जो मिखाइल गोर्बाचेव महोदय है, यह बहुत सुधार सब किया, किसके तुलना में, तो पश्चिमी देशों के बराबर के मुकाबले में भाई साहब, बराबर के मुकाबले में बहुत ज्यादा क्या किया थे, बहुत ज्यादा बराबर लाने के लिए सुधारों का प्रयास किए थे। आगे चलकर ध्यान दीजिएगा, आगे कहते हैं मिखाइल गोर्बाचेव ने, ठीक है, प्रेस्ट्रोइका और ध्यान दीजिएगा, और ग्लासनोस्त, यानी ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलेपन, और प्रेस्ट्रोइका मतलब होता है पुनर्रचना। क्या पुनर्रचना के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किया था। तो ये दो शब्दों के विषय में बार बार पूछता है, यानी प्रेस्टोरिका और ग्लासनोस्त शब्द किसने भाई साहब गढ़ा, या किसने इन दोनों शब्दों को दिया, तो किसने दिया था, ये मिखाइल गोर्बाचेव महोदय ने दिया था, मिखाइल गोर्बाचेव महोदय ने दिया था। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, वीवीआई है, ठीक है, वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव में ये बात पूछता है, तो वहां पर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, वहां पर आप लोग बना लीजिएगा। पूरा क्लास देखिए, ठीक है, बीच में आप लोग को कहीं ना जाना, पूरा क्लास देखिए, मजा आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। यहां से इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा, कहते हैं अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। अमेरिका के साथ जो हथियारों की होड़ थी, ठीक है, हथियार ये लेना है वो लेना, ये जो होड़ थी, उस होड़ पर रोक लगाई। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप के सोवियत सेना वापस बुलाई गई। जर्मनी के एकीकरण में सहायता, ठीक है, सहायक शीत युद्ध समाप्त किया गया और सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा। सोवियत संघ के विघटन का क्या लग गया, आरोप लग गया, ठीक है, इन पर क्या लग गया, आरोप लग गया।
अब देखिए हम लोग जो है ये ग्लासनोस्ट एवं प्रेस्त्रिका जो है ये दोनों का अर्थ क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या ये जो अभी आपने देखे कि मिखाइल गोर्बाचेव महोदय ने ये दो शब्द दिया, मिखाइल गोर्बाचेव महोदय ने ये दो शब्द दिया, इन दो शब्दों के विषय में आइए हम पढ़ते हैं क्या है इन दो शब्द। ठीक है, ये दो शब्दों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं क्या है भाई साहब, ये दो शब्द इसके विषय में पढ़ते हैं। तो बोलेंगे मार्च 1985 में सोवियत संघ में, ठीक है, गोर्बाचोव का नेतृत्व स्थापित हुआ। गोर्बाचेव का नेतृत्व क्या हुआ, स्थापित हुआ। कब हुआ, मार्च 1985 में, क्योंकि महासचिव बने इसलिए एकदम पूरा एकदम दबदबा बना रहा। उन्होंने अपना नया सोच प्रस्तुत किया, उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता बहाल की तथा अर्थव्यवस्था का नव निर्माण किया। जो अर्थव्यवस्था था उस अर्थव्यवस्था का नव निर्माण किया, नए तरीका से क्या किया, निर्माण किया, नए तरीका से निर्माण किया। कहते हैं ग्लासनोस्ट का अर्थ है ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलेपन की नीतियां। ये भी बहुत पूछा जाता है कि ग्लासनोस्ट का अर्थ है क्या, ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलेपन की भाई साहब, खुलेपन की नीतियां। क्या, खुलेपन की नीतियां। और इसके बाद क्या कहते हैं कि प्रेस्टोरिका का अर्थ है, क्या अर्थ है, आर्थिक नव निर्माण करना। क्या था, आर्थिक नव निर्माण करना। आर्थिक नव निर्माण करना ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार लेनिन के समय से चली आ रही वह व्यवस्था समाप्त हुई जिसमें लोगों को मूक एवं बधिर पशुओं की तरह बना दिया गया था। क्या, लेनिन के समय जो मूक एवं बधिर पशुओं की तरह बना दिया गया था। मूक मतलब कुछ नहीं बोलना है, पशु की समान तरह सोच। आगे कहते हैं तथा निजी अर्थव्यवस्था पूर्णतः उन्मूलित की गई। गोर्बाचेव की दृष्टि में गिरते हुए साम्यवादी राज्य को बचाने का यह सही रास्ता था। गोर्बाचेव महोदय ने सोचा कि साम्यवादी जो गिर रही है, जो साम्यवादी लड़खड़ा रही है, ठीक है, उनको बचाने के लिए ये जो मार्ग अपनाया गया है ये मार्ग सबसे बेस्ट मार्ग है, सबसे बढ़िया मार्ग है। ठीक है, सबसे बेस्ट एवं सबसे बढ़िया मार्ग है। अब आगे देखेंगे साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की क्या हो गया, घोषणा हो गया कि जो साम्यवादी सोवियत है भाई साहब उसका क्या होगा, विघटन अब हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल जिसको हम लोग कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रस्ट का गठन किया गया। कि अब जो है वो जो 15 देशों मिलकर सोवियत संघ बना था, यूएसएसआर बना था, उसका देखिए अब क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। कहते हैं सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए देशों, ठीक है, अब 15 नए देशों का यहां पर क्या किया गया है, नाम दिया गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अर्मेनिया हो जाएगा, अजरबैजान हो जाएगा, बेलारूस हो जाएगा, एस्टोनिया हो जाएगा, जॉर्जिया हो जाएगा, काजिस्तान हो जाएगा, किर्गिस्तान हो जाएगा, लातविया हो जाएगा, लुथानिया हो जाएगा, मोल्दोवा हो जाएगा, रूस, ताजिकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये सब के सब जो है ना, ये सब के सब का क्या हुआ, उदय हुआ। कहते हैं क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है, 15 नए देशों का क्या हो गया भाई साहब, उदय हो गया। जो 15 नए देश मिलकर सोवियत संघ रूस बना था उसका क्या हुआ, विघटन होकर वो सब क्या हुआ, उदय हुआ। इन सभी देशों ने मिलकर एक संगठन बना लिया, इसे, ठीक है, इसे स्वतंत्र राष्ट्रीयों का राष्ट्रकुल कहा जाता है। यह एक ऐसा संघ है जो अपने देशों के बीच व्यापार, श्रम, वस्तुओं की आवाजाही बनाए रखता था। ये सब देश जो है आपस में वस्तुओं का आवाजाही कि भाई साहब तुम भी हमारे यहाँ व्यापार व्यवसाय करो और हम भी तुम्हारे यहाँ व्यापार व्यवसाय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भाई भाई बन के रहो, मजा आने वाला है। ठीक है, ये 15 देश थे। अब देखिए सोवियत संघ के जो विघटन हुआ, अब ये जो 15 देश मिलकर यूएसएसआर बनाया था, अब इसका विघटन हुआ, सब उससे क्या हुआ, रिमूव हो गया। जैसे समझो कि व्हाट्सएप ग्रुप बनता है ना, तो 15 देश मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, और कोई क्या होता है देश, दिक्कत उससे हो जाता है कि वह लिफ्ट ले लेता है, मतलब क्या होता है, कोई आदमी उससे रिमूव हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो 15 देश था जमा, अब धीरे धीरे सब क्या हुआ, टूट गया। तो टूटने का क्या कारण है, विघटन होने का क्या कारण है, आइए उसी के विषय में देखते हैं, सोवियत संघ के विघटन के कारण। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे जनता की आकांक्षाओं का पूरा ना करना। जनता की जो डिमांड थी
वो डिमांड को पूरा नहीं किया गया। जनता की जो डिमांड थी यूएसएसआर से, उसको पूरा नहीं किया गया। ठीक है, उसको पूरा नहीं किया गया। उसके बाद कहते हैं सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, ठीक है, नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। नौकरशाही का जो शिकंजा था वो शिकंजा क्या कसता चला गया। ठीक है बच्चों, नौकरशाही का जो शिकंजा था वो शिकंजा कसता चला गया। ठीक है, चलिए उसके बाद एक ही पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक पर अधिकार। एक ही पार्टी था, कौन पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। और इस कम्युनिस्ट पार्टी का क्या दबदबा था? क्या था? दबदबाव था। इससे भी लोगों को क्या लगा? बुरा लगा। और भी पार्टी रहता भाई साहब। आगे ध्यान दीजिएगा, साधनों, ध्यान दीजिएगा, संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियार पर। अब अधिकतम उपयोग परमाणु हथियार पर कर दिया जाएगा तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? बहुत सारा दिक्कत होगा। इसी के विषय में चर्चा किया जा रहा है। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रौद्योगिकी की और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के देशों की तुलना में पीछे होने लगा। जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो पश्चिमी देश था उसके तुलना में देखा जाए तो यूएसएसआर क्या होने लगा? पीछे होने लगा। आगे ध्यान दीजिएगा, रूस का वर्चस्वशाली होना। 15 देश मिलके, समझिएगा, समझिए ये जो बना यूएसएसआर, जो बना यूएसएसआर, ये 15 देश, इस प्रकार से 15 देश मिलकर बना। और उसमें लोगों को लगने लगा सिर्फ और सिर्फ रूसिया का क्या है? दबदबा है। ये भी कारण था सोवियत संघ का विघटन होने का। लगा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ रूसिया का जो है ये क्या है? दबदबाव है। इसलिए चलो हम इससे क्या, इस ग्रुप से भाई साहब क्या लिफ्ट ले लेते हैं, बाहर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होने लगा और अर्थव्यवस्था गतिरोध का उपभोक्ता वस्तुओं की कमी और राष्ट्रीय भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार हुआ। ठीक है, संप्रभुता का इच्छा का क्या हो गया? उभार हो गया। ऐसे चीजों को देखा गया। आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या? सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। आखिर क्या कारण था कि सोवियत संघ का विघटन हुआ? ठीक है, इन्हीं चीजों को हम लोग देख रहे थे। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं सोवियत संघ के विघटन। ठीक है, तो बोलेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम के कुछ कारण है। जो कारण निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला आपका यह है कि शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया था। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में क्या हुआ? शीत युद्ध का संघर्ष जो था वो समाप्त हो गया था। शीत युद्ध पता है ना कब से कब तक हुआ था? कहिएगा हाँ गुरुजी पता है। 1945 से 1991 ईस्वी तक। 1945 से 1991 ईस्वी तक क्या हुआ था? शीत युद्ध हुआ था। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, उसके बाद एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी का वर्चस्व का उदय हुआ। मतलब कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, तब क्या पूरे विश्व में एक ध्रुवीय अमेरिका का वर्चस्व उदय हुआ। हथियारों की होड़ की क्या हो गई? समाप्ति। जो यूएसए और यूएसएसआर जो है दोनों एक दूसरे को, ठीक है, नीचे दिखाने के चक्कर में जो हथियार का होड़ शुरू हुआ था वो समाप्त हो गया। वो क्या हो गया? समाप्त। उसके बाद सोवियत गुट का अंत, ठीक है, और 15 नए देशों का उदय। आप जानते हैं कि सोवियत आर्मी ध्यान दीजिएगा, यूएसएसआर जो था यह 15 कंट्री मिलकर, कितने देश भाई साहब? 15 देश मिलकर यूएसएसआर बना था। और जैसे यूएसएसआर का विघटन हो गया तो ये 15 देशों का क्या हो गया? उदय हो गया। ठीक है, चलिए। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। रूस सोवियत संघ का क्या? उत्तराधिकारी बना था। और विश्व राजनीतिक में शक्ति के संबंध में परिवर्तन, जो पूरे विश्व राजनीतिक था उस विश्व राजनीतिक में शक्ति के संबंध में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। आगे ध्यान दीजिएगा, समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया। जो समाजवादी विचारधारा को लेकर चल रहे थे क्या सोवियत संघ रूस, उस पर क्या लग गया? उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। क्योंकि सोवियत संघ क्या साम्यवादी या समाजवादी के समर्थन थे और जो संयुक्त राज्य अमेरिका था वो पूंजीवादी के समर्थक थे। और सोवियत संघ का जब विघटन हो गया सब कहने लगा भाई ये सब क्या मतलब समाजवादी वगैरह सब, ऐसा मतलब लोगों के मन में होने लगा। ठीक है, लेकिन
ऐसा नहीं, साम्यवादी बिल्कुल सही है और सबकी अपनी अपनी सोच है, ठीक है, सब अपनी अपनी क्या है, सोच है। जैसे कि साम्यवादी की कुछ हम नकारात्मक बातों भी अभी जस्ट आपको क्या किए हैं, बताए हैं। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो सही है, जो और कुछ ऐसी चीजें हैं जो गलत है। आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी होता क्या है, इसके विषय में सबसे पहले हम लोग जानते हैं और फिर इसके विषय में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे शॉक थेरेपी होता क्या है। देखिए, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। पहले पिटाई करना, फिर मलहम लगाना, ठीक है। कहिएगा गुरु जी क्या क्या बोल रही है, बोल रहे हैं, सही बात है। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या करना? आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के देशों की विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल अपनाना पड़ा। क्या कहा गया कि जो साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के देशों को, जो सोवियत संघ के 15 कंट्री थे जिनका अभी अभी उदय हुआ था, उन 15 कंट्रियों के विषय में कहा जा रहा है कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो निर्देशित, जो रूल जारी किया गया, जो नियम जारी किया गया, जो मॉडल जारी किया गया, उस मॉडल को अपनाया। ठीक है, इस मॉडल के तहत साम्यवादी को छोड़कर पूंजीवादी को अपनाया। जितना जो 15 कंट्री था, 15 जो देश था, मतलब इस प्रकार समझिए, ये इस प्रकार से जो 15 देश था साम्यवादी को लेकर, इन 15 देश जब उदय हो गया, जब स्वतंत्र हो गया, ठीक है, तो 15 के 15 देशों ने क्या करने लगा, वो उसमें से कई सारे 15 देशों में से कई सारे देशों ने क्या, साम्यवादी को छोड़कर अब पूंजीवादी को अपना लिया। पूंजीवादी को क्या किया? अपनाया। इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। ये जो घटना हुआ, इसे ही क्या, शॉक थेरेपी कहते हैं। ये जो परिवर्तन आया वैश्विक स्तर पर, इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। एक लाइन में शॉक थेरेपी कहेंगे। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ, रूस, जो 15 देशों के समूह, 15 देशों के समूह को, जिसे सोवियत संघ रूस कहा गया, ठीक है, इनका जब विघटन हुआ तो ये 15 देशों ने क्या किया, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया, उस मॉडल को अपनाया और इन्हीं सारे चीजों को शॉक थेरेपी कहा गया। क्या कहा गया? शॉक थेरेपी कहा गया। अब देखिए शॉक थेरेपी की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या शॉक थेरेपी की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके विषय में जानते हैं। तो शॉक थेरेपी की विशेषताएं, नंबर 1 क्या है विशेषता, तो बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व था। इनका क्या था, प्रमुख जो है ना, वो प्रमुख चीजें क्या था, प्रमुख चीजें निजी स्वामित्व का था, मतलब खुद का मालिक, पूंजीवादी के विषय में चर्चा कर रहा है। ठीक है, और दूसरा कहते हैं राज्य की संपदा का निजीकरण। राज्य की संपदा का क्या, राज्य की जो संपत्ति थी उन संपत्तियों को भी क्या, निजीकरण। लेकिन साम्यवाद में आप जानते हैं कि राज्य की संपत्ति के मालिक कौन होते थे, वहां के जो राजतंत्र, मतलब लोकतंत्र के जो प्रधान होते, जैसे कि राजा के मालिक कौन, सरकार, राज्य के मालिक कौन, सरकार की बात हो रही थी। ठीक है, चलिए तीसरा कहते हैं सामूहिक फार्म की जगह निजी फर्म। शॉक थेरेपी के अनुसार शॉक थेरेपी की यह विशेषता थी, जो सामूहिक फर्म थी, जो सरकारी इमारतें हुआ करती थी, जो सरकारी सारे चीज हुआ करती थी, उन सबको हटा के वहां पे निजी स्वामित्व वाला चीज लाया गया, यानी पूंजीवादियों का समर्थन किया। आगे ध्यान दीजिएगा, मुक्त व्यापार व्यवसाय को अपनाया। मुक्त व्यापार व्यवसाय को अपनाकर अधिक से अधिक फायदा ताकि कमाया जा सके, इन चीजों को अपनाया गया। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता हुई। पश्चिमी देश की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी देश की आर्थिक व्यवस्था से क्या हुआ, जुड़ाव हुआ। जो पश्चिमी देश तरक्की कर रहा था, उन तरक्की वाले देशों, जो पूंजीपति वर्ग के लोग सब वहां रहते थे, उनका जो है ना, उनसे क्या हुआ, संबंध अच्छा हुआ, दोस्ती का संबंध बढ़ा और व्यापार व्यवसाय में चार चांद लगा। ठीक है, पूंजीवाद के आंतरिक किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। मतलब शॉक थेरेपी के तहत यह देखा गया, शॉक थेरेपी की विशेषताएं, इसमें सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी को अपनाया गया, पूंजीवादी को छोड़कर किसी अन्य चीजों को नहीं। कहिएगा सर साम्यवादी को घूम के देखा तक भी नहीं। ठीक है, जितना भी देश था घूम के अभी देखा भी नहीं, क्या, साम्यवादी की तरफ से।
अब देखिए अंततः हम लोग शॉक थेरेपी के परिणाम जानेंगे। विशेषता जान गए, अब शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ, आइए शॉक थेरेपी के परिणाम को जानते हैं। तो पूर्व क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। जो पूर्व क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गया, तहस नहस हो गया। ठीक है, तहस नहस। पूर्व क्षेत्र समझ रहे हैं ना, साम्यवाद के विषय में बात हो रही है, और पश्चिमी क्षेत्र पूंजीवाद। तो पूंजीवाद ठीक रहा, लेकिन पूर्व क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, साम्यवाद की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गई। रूस का औद्योगिक ढांचा क्या हुआ, चरमरा गई। मतलब जो साम्यवाद के समर्थन वाले थे वो क्या, उनकी जो स्थिति थी बद से बदतर होती चली गई। 90% उद्योग को निजी कंपनियों में बेचा गया। जितना सरकारी था, जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में जो सरकारी कंपनी, बड़े बड़े कंपनी थी, एकदम पूरा सस्ता दर पर, कौन सी सस्ता दर पर, डियर सस्ता दर पर बेच दिया गया। किसे, निजी व्यक्तियों के पास। महत्वपूर्ण उद्योग को काफी कम कीमत पर बेचा गया। अब देखो काफी कम कीमत पर क्या किया, महत्वपूर्ण वस्तु या उद्योग जो था उसको काफी कम कीमत पर बेच दिया गया। और देखिए और क्या हुआ, और समझिएगा। अब मान लिया जाए, और ऐसा भी यहां पर हुआ, जैसे कि कोई भी फैक्ट्री ना एक पेन को बनाती है। अब इस पेन की बनाने की जो लागत है 10 रुपए है, और मार्केट में बिक रहा है कितने रुपए में, 15 रुपए में। लेकिन अब क्या ना, उस वस्तु की कीमत को घटा दिया जाए, 5 रुपया कर दिया जाए। तो बताओ फैक्ट्री बनाएगा क्या, लागत 10 रुपया पर रहा, बेचेंगे 5 रुपया में, इससे बढ़िया फैक्ट्री बंद कर दो। तो ऐसे ही स्थिति यहां पर देखा गया। करा इसे इतिहास की सबसे बड़ी गारेज सेल भी कहा जाता है। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट, और रूसी मुद्रा रूबल में भी क्या हुआ, गिरावट हुआ। शॉक थेरेपी का ये सब क्या हुआ, परिणाम हुआ। अब देखिएगा महंगाई भी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, और उसके बाद खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। सरकारी रियासतों समाप्त कर दी गई, और अमीर और गरीब लोगों में तीखा विभाजन हुआ। अमीर और गरीब, यानी भाई साहब रिच वर्सेस पुअर, माने तीखा एक दूसरे का क्या किया, विरोध किया। तीखा एक दूसरे का क्या किया, विरोध किया। ठीक है, तीखा एक दूसरे का क्या किया, विरोध किया। समझ में आ रहा है ना, तीखा एक दूसरे का क्या किया, विरोध किया। आइए आगे समझते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग संघर्ष और तनाव। अब ऐसी स्थिति आ गया कि लोगों में क्या, संघर्ष और तनाव की स्थिति आ गया। क्या, संघर्ष और तनाव का स्थिति आ गया। समझिएगा, पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हो गए। रूस के 2 गणराज्य, ठीक है, चेचान्य और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चलने लगे। रूस के 2 गणराज्य क्षेत्र जो था, ये चेचन्य और दागिस्तान में क्या होने लगा बच्चों, ये दोनों जगह पर जो है ना, ये दोनों जगह पर क्या, अलगाववादी हिंसक आंदोलन चलने लगे। क्या, अलगाववादी हिंसक आंदोलन चलने लगे। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में आ गया। जो मध्य एशिया में ताजिकिस्तान वाले, जो जिसके अंत में तान शब्द लगा हुआ, ठीक हो, तो मध्य एशिया में ताजिकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ये जो तान शब्द लास्ट में तान जो लगा हुआ है, ये सब मध्य एशिया में थे। और यहाँ पर 2001 ईस्वी तक गृह युद्ध हुआ। क्या, होम जो है वार 2001 ईस्वी तक चला। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। कहा कि अजरबैजान एक प्रांत, ठीक है, नगरनो और जो है काराबाख, यहाँ के कुछ स्थानीय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्थानीय और अर्मेनियाई अलग होकर, ठीक है, अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से, ठीक है, किससे, अर्मेनिया से मिलना चाहते थे। और जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते थे। जॉर्जिया में कितने प्रांत, 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते थे, और गृह युद्ध लड़ रहे थे। गृह युद्ध क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। यूक्रेन जानते हैं ना, कहिएगा हाँ सर जानते हैं। हाल फिलहाल तो यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई हुआ था। यूक्रेन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन
चला रहे थे। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया। जो चेकोस्लोवाकिया है शांतिपूर्वक दो भागों में विभाजित हो गया। कब? तो पूर्वी यूरोप में ये चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, और आगे ध्यान दीजिएगा, चेक तथा स्लोवाकिया नाम के दो देश बने। चेक तथा स्लोवाकिया नाम के कितने देश बने? दो देश बन गए। अब हम लोग देखेंगे बाल्कन क्षेत्र क्या था। बाल्कन क्षेत्र, इसके विषय में पढ़ेंगे कि बाल्कन क्षेत्र क्या था। ये आप देख रहे हैं, ये क्या बाल्कन क्षेत्र यहां पर आप देख रहे हैं बाल्कन क्षेत्र। अब देखिए समझिएगा, अब कर रहा है सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। बाल्कन क्षेत्र का जो गणराज्य एक था यूगोस्लाविया, यहां पर देखने को मिला। क्या मिला? यूगोस्लाविया में ये तमाम चीजें देखने को मिला। 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया, इसमें शामिल, ठीक है, इसमें शामिल हुए। 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया। 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में क्या, छोटे छोटे प्रांतों में टूट गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद करा कि ध्यान जगह ब्रोस्टिया और हर्जेगोविना और स्लोवेनिया तथा यूक्रेशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अपने को क्या कर दिया? स्वतंत्र। क्रोएशिया ने अपने को क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। फिर समझिएगा, करा कि ब्रोस्टिया और हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके बाद बच्चों यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। जो जातीय संघर्ष था अपने अपने जाति को लेकर, वो क्या, गृह युद्ध शुरू कर दिया। क्या? गृह युद्ध को शुरू कर दिया। अब देखिए भारत और पूर्व साम्यवादी देश को हम लोग देखते हैं। क्या? भारत और पूर्व साम्यवादी देश। तो पूर्व साम्यवादी देश और भारत के बीच क्या है ये समझते हैं। पूर्व साम्यवादी देश के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। भारत का संबंध क्या है? अच्छे। यानी रूस के साथ भारत का संबंध अभी भी क्या आपको अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ है। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। रूस और भारत दोनों का सपना कैसा है बच्चों? रूस और भारत दोनों का सपना है बहुध्रुवीय का। कैसा है? बहुध्रुवीय विश्व का है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि दोनों ही देश अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। लोकतंत्र में क्या रखते थे? विश्वास। कौन? भारत और सोवियत संघ रूस दोनों के विषय में, भारत और रूस के विषय में बात हो रही है कि अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल। बातचीत कर लीजिए भाई साहब, लड़ाई झगड़ा करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बात करके झगड़ा को शांत कीजिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। वर्ष 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कितने? 80 द्विपक्षीय मुद्दों पर हस्ताक्षर किए गए। और उसके बाद भारत रूसी हथियारों का एक बड़ा खरीदार बन गया। भारत जो है रूसी हथियार, जो रूस में हथियार बनता है, उस हथियार का बहुत बड़ा खरीदारी कौन बन गया? भारत बन गया। रूस से तेल का आयात भी करने लगा, रूस से तेल भी खरीदने लगा भारत। और परमाणु योजना और आंतरिक योजना में रूस की मदद मिलती है। यानी परमाणु योजना और आंतरिक योजना, परमाणु बम को लेकर, और आंतरिक योजना भाई साहब लॉन्चिंग के लिए, ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग के लिए रूस की मदद मिलती है। उज्बेकिस्तान में भारतीय कलाकारों को विशेषतः पसंद किया जाता है। जो उज्बेकिस्तान है वहां भारतीय कलाकारों को विशेष रूप से क्या किया जाता है? पसंद किया जाता है। और इस प्रकार से आपका चैप्टर ये वन शॉट क्या हो गया माय डियर? कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए, जैसे वन शॉट में एक ही क्लास में इसको क्या कर दिए, एक नजर सब कवर, एक नजर में सब क्या हो गया? कवर हो गया। लेकिन इसी क्लास को आप विस्तार रूप से पढ़ने के लिए, मतलब इसी एक क्लास को हम लगभग लगता है कि एप्लीकेशन पे कम से कम तो 5 से 7 क्लास लगता है। ठीक है, तो 7 क्लास वहां करना होता है, बहुत विस्तार से पढ़ना होता है। तो माय डियर अगर आप बहुत विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर योद्धा एकेडमी डाउनलोड कीजिए और वहां पर
8 बैच आया हुआ है संघर्ष बैच 2026 के लिए। आप फटाक से उसको ज्वाइन कर लीजिए और आप डेली एप्लीकेशन मिलिए और बहुत विस्तार ढंग से पढ़ाई कीजिए। अपनी पढ़ाई को, अपने रिजल्ट को 4 चांद लगाइए, ठीक है, और विशेष रूप से तैयारी कीजिए और मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। जब इतना वन शॉट में मजा आया तो आपको वहां पर भी बहुत मजा आएगा। तो आज ही जाकर देर किस बात की, संघर्ष बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है माय डियर। तो सीट युद्ध का भी वन शॉट आ गया है और दो ध्रुवता के अंत का भी वन शॉट आज कंप्लीट हो गया। तो जल्दी से ये दोनों वन शॉट को आप देख लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।